क्लास 8वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 के आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 3 के पृष्ठ संख्या 30-31 को फोकस करेंगे। 30 और 31, ठीक है, जहां हमें सविस्तार सन 1770 के बंगाल के भीषण अकाल का अध्ययन करना है। ठीक है, यह साल आपको याद रखना है, सन 1770। स्टूडेंट्स, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में अकालों का एक लंबा सिलसिला रहा, विशेषकर बंगाल प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं उन क्षेत्रों को जहां पे भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अकाल का मतलब होता है वर्षा या मॉनसून का कम होना या नहीं होना, नहीं के बराबर होना, जिससे जो है फसलें नष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप लोगों को भूखे मरने की नौबत आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको स्टूडेंट्स ये भी बता दूं कि चूंकि उस वक्त भारत में आवागमन के साधन और ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं के बराबर थी, इसलिए लोग जो है दूसरे क्षेत्रों के अनाज पर भी निर्भर नहीं रह सकते थे, यानी कि दूसरे क्षेत्रों से अनाज की कोई आपूर्ति नहीं हो सकी थी। तो यही कारण है कि सन 1770 के अकाल में बंगाल में लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अफेक्टेड एरिया ऑफ 1770 बंगाल फेमाइन, बंगाल के जिले जो भीषण अकाल की चपेट में आए। तो स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि अभी जो है बंगाल का विभाजन हो चुका है। अभी तो बांग्लादेश एक अलग देश है, पश्चिम बंगाल हमारा एक राज्य है, लेकिन उस वक्त बंगाल का मतलब था समूचा बंगाल। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो जिले बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, तो उन जिलों में देखिए भारत के पश्चिम बंगाल का बीरभूम, मुर्शिदाबाद, बर्धमान और मिदनापुर जिलों का यहाँ नाम है। ठीक है, और उसी तरह से यदि हम बांग्लादेश के जिलों का नाम यदि हम जानना चाहें तो एक जेसोर है, पाबना है, खुलना है, राजशाही है और ढाका है। तो इन क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ा था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे पुनः फोकस कीजिए। देखिए हिस्ट्री स्टैंडर्ड 8, यानी कि 8वीं कक्षा के इतिहास विषय की हम बात कर रहे हैं। ये आपका वीडियो क्रमांक 28 है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 का यह चौथा वीडियो है। ठीक है, और इसमें जिस संदर्भ की हम लोग बात करेंगे वो है द ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल 1770, बंगाल में भीषण अकाल 1770। ठीक है, और हमारे जो JCRT का जो बुक है उसके पेज नंबर 30 और 31 को स्टूडेंट्स फोकस करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बात बार बार दोहराता हूं कि जब कभी भी आप वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट बुक आपको जरूर देखना चाहिए, और टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी अंकित है उसको आप ध्यान से देखिए, साथ में वीडियो को भी देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे फोकस करें। देखिए, द कंपनी बिकम्स द दीवान। 12 अगस्त 1765 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है। स्टूडेंट्स, बंगाल की दीवानी प्राप्त होने को अंग्रेजी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेशन राइट, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के किसानों से टैक्स मतलब प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। और ये अधिकार किस को देने वाले कौन है? मुगल बादशाह। ठीक है, और यह अधिकार मिलता किसको है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। ठीक है, तो बंगाल की दीवानी मिलने का मतलब यह था कि कंपनी टैक्स वसूल सकती थी और कंपनी की स्थिति जो है चीफ फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर की हो गई थी। माने आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था पूरे बंगाल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे आगे देखिए स्टूडेंट्स, बंगाल की दीवानी हासिल करने के बाद भी कंपनी स्वयं को एक व्यापारिक कंपनी ही मानती थी। ठीक है, मतलब
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हैसियत है वो सरकार वाली हो गई थी, एक राजा वाली हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वे लोग क्या समझते थे, एक व्यापारिक कंपनी मानते थे कि हमको सामान खरीदना है, सामान बेचना है, यानी फायदा कमाना है। ठीक है। कंपनी का मुख्य लक्ष्य था व्यापार में लाभ हासिल करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। तो इसी कारण से तो मतलब प्रशासन का इस्तेमाल करने के लिए ही तो जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एन केन प्रकार माने किसी भी प्रकार से बंगाल के जो है नवाबों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, और जब पक्ष में नहीं हुए तो पलासी की लड़ाई हुई और बंगाल के नवाब को हराकर कंपनी जो है उस क्षेत्र में एक प्रकार से सत्ता हासिल कर लेती है ना। तो कंपनी आम जनता पर भारी लगान चाहती थी, लेकिन लगान के आकलन एवं वसूली के लिए कोई सुदृढ़ रणनीति नहीं बनाई गई थी। कंपनी क्या चाहती थी कि उसको ढेर सारा लगान मिले, ढेर सारा रेंट मिले किसानों से, है ना, लेकिन कोई विशेष व्यवस्था वहां पर नहीं थी कि कैसे उसका आकलन करना है, कि कितना लगान आएगा, लगान की वसूली कैसे होगी। इस मामले में कोई सुदृढ़ रणनीति यानी कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। ठीक है। अब आगे देखिए स्टूडेंट, ज्यादा राजस्व प्राप्त करना एवं सस्ता माल खरीदना उनका उद्देश्य हो गया था। किनका उद्देश्य हो गया था? अंग्रेजों का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, है ना। 1765 से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से सोने एवं चांदी मंगाती थी। ठीक है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि विदेशी व्यापार जो है वो काफी लंबे समय तक सोने और चांदी में ही होता रहा है। सोने और चांदी में इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे आप मान लीजिए कि यदि हम चीन से या अमेरिका से कोई सामान मंगाते हैं, तो सामान के बदले में यदि हम अपने देश की करेंसी, अपने देश का नोट यदि उन लोगों को दे देंगे, तो क्या हमारे देश का नोट उनके देश में चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो फिर क्या है, सामान के बदले या तो सामान देना पड़ता है या तो सामान के बदले गोल्ड देना पड़ता है, गोल्ड या सिल्वर, है ना, सोना या चांदी। तो 1765 में आपको पता है कि बंगाल की दीवानी जो है वो मिल गई अंग्रेजों को। तो 1765 से पहले क्या था कि अंग्रेजों को लंदन से मंगाना पड़ता था सोना या चांदी, और तब फिर जब वो सामान जो भी खरीदते थे उसके बदले में सोना या चांदी वो लोग भुगतान करते थे। ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ स्टूडेंट्स कि अब तो बंगाल पे उनका अधिकार हो गया, वहां पे उन लोगों को एक प्रकार से टैक्स वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो सोना और चांदी लंदन से अब मंगाने की जरूरत नहीं थी, नहीं है, है ना। अब बंगाल में जमा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थी। इसके कारण प्रतिवर्ष भारतीय माल और संपत्ति का दोहन होता चला गया। दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत गरीब होता गया। इसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आप समझ जाइए कि जिस राज्य का किसान खुश नहीं होगा, जिस राज्य का व्यापारी खुश नहीं होगा, जहां के सामानों का दोहन होगा, जहां की संपत्ति का दोहन होगा, वहां के लोग कैसे धनी हो सकते हैं? वहां के लोग तो गरीब होंगे ही। ठीक है। तो परिणाम स्वरूप इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत गरीब होता गया। इसका बंगाल की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। किसानों की हालत बदतर हो गई, वे लगान चुकाने में भी असमर्थ हो गए। कौन असमर्थ हो गए? किसान, है ना। लोग गांव छोड़कर पलायन को विवश हो गए, मतलब अब गांव में रहने के लिए उनका मन नहीं लगता, तो वो लोग गांव भी छोड़ने लगे। इन्हीं विषम परिस्थितियों में सन 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन्हीं विषम परिस्थितियों में, किन विषम परिस्थितियों में? जब बंगाल में जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वहां पर संपत्ति का दोहन हो रहा था, भारतीय माल जो है वो कौड़ियों में बिक रहे थे, किसान गरीब से गरीब होते जा रहे थे। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि बंगाल में
एक भयानक अकाल पड़ा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि ये उस समय का बंगाल का मतलब होता है आज का समूचा बांग्लादेश, आज का समूचा पश्चिम बंगाल और थोड़ा बहुत कुछ बिहार का हिस्सा, कुछ झारखंड का हिस्सा भी, कुछ उड़ीसा का हिस्सा भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उन क्षेत्रों में बहुत भयानक अकाल पड़ा था और उस अकाल में क्या क्या हुआ इसको हम लोग एक अन्य वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने का प्रयास किया कि बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस समय बंगाल की परिस्थिति कैसी थी। तो नेक्स्ट इसके बाद एक वीडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं अभी तुरंत ही, है ना। तो इसके बाद जो वीडियो क्रमांक 29 होगा उस 29 को भी आप देखिए और उसमें आपको अकाल की भयावहता का अनुमान होगा, है ना स्टूडेंट्स। उसमें आपको अकाल की भयावहता, वो कितना भयावह था, वो कितना भयानक था और कितना जानलेवा था उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो वीडियो क्रमांक 28 है उसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और आप वीडियो क्रमांक 29 को जरूर देखिए और उसमें आप बंगाल के अकाल को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।